जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका और डीपीएसपी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नीति निर्देशक के तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका, संवैधानिक निकाय। ठीक, तो देखिए संवैधानिक निकाय का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानिए। अब तक क्या है, कितने लोग क्या है केवल प्रश्न हल करते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, अच्छा संवैधानिक निकाय है, नहीं है, वैधानिक निकाय है, ऐसा रट्टा मार लेते थे। लेकिन संवैधानिक निकाय ही क्यों है और वैधानिक निकाय क्यों है, ऐसा आपको सीखना है। तो ये क्लास आपको पूरा देखना होगा, ओके, क्योंकि ये थ्योरी वाली क्लास चल रही है। आप थ्योरी आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रट्टे से बचेंगे, ओके। तो इसका अर्थ क्या है, वे संस्थाएं या निकाय जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं और जिनकी शक्तियां, कार्य, गठन आदि संविधान में निर्धारित है। संवैधानिक निकाय किसे कहेंगे, ऐसा निकाय जो भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है, उनकी शक्ति, कार्य, इन सब का गठन कहाँ है, संविधान में है, उसी को क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय। तो यहीं से अर्थ निकालो, संवैधानिक यानी संविधानिक निकाय, ओके। अब देखो, इस संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो शासन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना है और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना है। अब कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक निकाय है उसको देखते हैं, जो क्या है अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो प्रमुख संवैधानिक निकाय, तो पहला है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक ना, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। और भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, ठीक, और इसका कार्य क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना। ठीक ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना किसका, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, आर्टिकल 324 और भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में उल्लेखित किया गया, ओके। दूसरा है सीएजी यानी महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक आर्टिकल क्या है 148 में, महालेखा परीक्षक का आर्टिकल कितना है 148। अब इनका कार्य क्या है, सरकार के सभी खातों की लेखा परीक्षा करना। ठीक ना, सरकार की जितनी खाता है उनका लेखा जोखा इन सब का कार्य किसका है, महालेखा परीक्षा यानी सीएजी का। अगला है तीसरा संघ लोक सेवा आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूपीएससी। ठीक ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल 315 से 323 में। अब इसका कार्य क्या है, केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराना। ठीक ना, यूपीएससी जो है केंद्र सरकार, इसलिए जो यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं उनके सामने लिखा जाता है भारत सरकार। क्या लिखा रहता है, भारत सरकार। उनके गाड़ी उड़ी पर लिखा रहता है क्या, भारत सरकार, ओके। तो संघ लोक सेवा आयोग भी क्या है आपका, संवैधानिक निकाय है, जो क्या है आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चौथा राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी। ठीक ना, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, ये सब क्या आएंगे, किसमें आएंगे, राज्य लोक सेवा आयोग में। और इनका भी आर्टिकल क्या है 315 से 323। अब इनका कार्य क्या है, राज्य सरकार की सेवाओं के लिए भर्ती कराना। ठीक ना, जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आएगा तो क्या हो जाएगा, राज्य सरकार की सेवाओं की भर्ती के लिए कार्य करना। और अगर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेगा तो केंद्र सरकार, ओके। अब अगला है वित्त आयोग भी आपका क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद कितना है 280। इनका कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना। ठीक ना, कि केंद्र में कौन कौन से वित्तीय संसाधन रहेंगे, राज्य में कौन कौन से वित्तीय संसाधन रहेंगे, यह कार्य कौन करेगा, वित्तीय आयोग। यह भी आपका संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है।
छठवां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या, नेशनल कमीशन फॉर एससीएस, ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक ना। अब ये आर्टिकल है 338, ठीक ना, आर्टिकल 338, कार्य क्या है, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक ना, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना। अब देखो कितने लोग क्या है ऐसे बता देंगे, हाँ चलिए संवैधानिक निकाय कौन है, ऐसे लिख दिए, लिख देंगे यूपीएससी हो गया और एसपीएससी हो गया, ये हो गया, सीएजी हो गया, ऐसा वो रट्टा मार लेंगे, लेकिन उनके बारे में कौन से आर्टिकल में है, कार्य क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं नोट्स इस तरीके से बनाया हूं। सातवां देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस, ठीक ना। यह आर्टिकल 338A, कार्य क्या है, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का रक्षा करना, ठीक ना, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक ना। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, आपका संवैधानिक निकाय में। ओके, आठवां देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, ठीक ना, एनसीबीसी, ठीक ना, एनसीबीसी जो बिहार में लगभग क्या है केस चलता रहता है इन सब चीजों का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आर्टिकल 338B में है, ठीक ना, आर्टिकल 338B में है, और इनका कार्य क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करना, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हितों की क्या करना है, रक्षा करना, किसका काम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अब देखो ये क्या है, इनका कार्य स्वतंत्र संस्था जो चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करती है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है यह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो क्या करता है, चुनाव की प्रक्रिया का देखरेख करता है, ठीक। तो यह भी संवैधानिक निकाय है। 10वां है आपका नागरिक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी और एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यह भी क्या है, संवैधानिक निकाय में ही है, ठीक। और कार्य क्या है, सरकारी सेवा में भर्ती के लिए जिम्मेदार, ठीक ना, सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार कौन होंगे, यूपीएससी और एसपीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, चलिए अब विशेषताएं देखते हैं, संवैधानिक निकाय की विशेषता, ठीक है, किसका, संवैधानिक निकाय, ठीक, संवैधानिक निकाय की विशेषता हम लोग देखते हैं, ठीक। और कौन कौन से संवैधानिक निकाय थे आपने पीछे देख लिया, इसको बढ़िया से रिकॉल कर लीजिएगा जिससे क्या है तैयार रहे, क्योंकि एग्जाम में पक्का है यहाँ से प्रश्न पूछता है, और स्टेट पीसीएस में तो यहाँ से प्रश्न जरूर एक ठो पूछेगा, ठीक। तो आप ये क्लास छोटा देख के आप ये मत सोचिएगा कि अरे छोटा चैनल है तो यहाँ से प्रश्न नहीं फंसेंगे। आप इस नोट्स को देखो, इस तरीके से बनाया गया है कि प्रश्न आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, और इसका प्रूफ भी दिखाया जाएगा जब पेपर हो जाएगा, ठीक ना, जो पेपर होगा उसमें प्रूफ दिखाया जाएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और बहुत लेंथी नहीं है कि पूरी किताब को ही छापा गया है, शॉर्ट तरीके से शॉर्ट नोट से बताया जा रहा है। ओके, तो चलिए विशेषता क्या है, इसका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है, ठीक ना, इसका उल्लेख यानी संवैधानिक निकाय का उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है। दूसरा, इनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित की गई, यानी इनकी जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता यानी स्थान, ये क्या है, सुनिश्चित किए गए हैं। और अगला है, इन संस्थाओं के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जो संवैधानिक निकाय है इनका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि कभी कभी क्या स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि संवैधानिक निकाय है तो संवैधानिक निकाय का चयन कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगला है, इनका उद्देश्य लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करना, ये संवैधानिक निकाय की क्या है, विशेषता है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए अगला पेज पर क्या है, अर्थ, अर्थ किसका अर्थ, न्यायपालिका, यानी अगला टॉपिक आ गया,
ठीक, दूसरा टॉपिक क्या आ गया आपका, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का अर्थ क्या है उसको देखते हैं, और इसके पीछे वाले क्लास में हम पढ़ चुके थे विधायिका, ठीक ना। आज क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, और एक तो टॉपिक खत्म हो गया आपका, अब दूसरा है न्यायपालिका, इसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व। तो अर्थ, न्यायपालिका राज्य की वह शाखा है, राज्य, ध्यान दीजिएगी, राज्य की वह शाखा है जो न्याय प्रदान करने, संविधान की रक्षा करने और कानून की व्याख्या करने का कार्य करती है। ठीक, न्याय प्रदान करता है, ठीक, और संविधान की रक्षा करता है, कानून की व्याख्या करता है, कौन, न्यायपालिका। यह शासन 3 अंगों में होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से एक है, ठीक है। कहने का मतलब है जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से एक है, जो मैंने पीछे पढ़ा चुका है। ठीक, विधायिका जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में से एक है। तो आज क्लास में हम केवल क्या डिस्कस करेंगे, न्यायपालिका, और विधायिका पढ़ा चुके हैं, कार्यपालिका किसी दूसरे क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, न्याय प्रदान करना। अब न्याय प्रदान किसको करेंगे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय दिलाना, किसका काम है, न्यायपालिका का। अगला है संविधान की व्याख्या करना, क्या, संविधान की व्याख्या करना, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या कर विवादों का निपटारा करना, किसका काम है, न्यायपालिका का। अगला है विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण, न्यायपालिका जो होती है विधायिका और कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक, यह सुनिश्चित करना कि दोनों संविधान की मर्यादा में काम करे, यानी न्यायपालिका जो होती है, विधायिका और कार्यपालिका अगर संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो उस पर एक्शन लेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया, यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मर्यादा में काम करे, कौन, विधायिका और कार्यपालिका। आगे है चौथा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक ना, मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय दिलाना, यानी यदि हम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायपालिका, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है भारत में न्यायपालिका की संरचना, यानी भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसे है इसको देखते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से न्यायपालिका का गठन किया गया है, तो हमें भारत का पढ़ना है, ठीक ना। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, ये इंग्लिश में है। ठीक, चलिए, भारत में न्यायपालिका की एकीकृत संरचना है, एकीकृत संरचना है जिसमें 3 स्तर है। ठीक, जो भारत में न्यायपालिका है उसकी संरचना कैसी है, एकीकृत। कभी कभी डायरेक्ट वन लीनियर टाइप है, कैसे प्रश्न पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक ना, एससी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं, एचसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको क्या बोलेंगे, एससी, इसको भी बोल देंगे, ठीक ना। तो अधीनस्थ न्यायालय, बस इसको जानते रहिएगा, एसबीएससी को। ठीक, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ओके, अनुच्छेद 124 से 147 में इसका वर्णन किया गया है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, अब आते हैं दूसरा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए, यहां पर क्या था, देश का सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक ना। और इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए आपका क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक ना, यानी उच्च न्यायालय होता है। अब इसमें अनुच्छेद 214 से 231, ठीक, उच्च न्यायालय का जो वर्णन है 214 से 231 आर्टिकल में है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, जिला और तालुका स्तर पर, ठीक ना। अधीनस्थ न्यायालय क्या है, जिला और तालुका स्तर पर। ठीक, इसमें जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट आदि आते हैं।
ठीक ना, किसमें, अधीनस्थ न्यायालय में। अक्सर क्या है, लोग यही जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको भूल जाते हैं। भैया अपने जिला के पर भी तो एक जिला के लेवल का है न्यायालय, उसी को बोलेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए न्यायपालिका की विशेषता। न्यायपालिका की विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। स्वतंत्रता क्या है, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। ठीक ना, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका जो कहेगी वो करेगा और विधायिका जो कहेगी वो करेगा, नहीं। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका विधायिका किसी के पक्ष में नहीं रहती, यह क्या है, स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं रहती है। निष्पक्षता, ठीक, बिना पक्षपात के निर्णय देना। न्यायपालिका का काम क्या है, बिना पक्षपात का निर्णय देगी। गलत तो गलत, सही तो सही। बात की बात है, कभी कभी कुछ हो जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने का अधिकार। जो असंवैधानिक कानून है न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, ठीक ना। जो लेकिन असंवैधानिक कानून होना चाहिए उसको क्या करेगी, निरस्त कर सकती है। अगला है न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका के माध्यम से न्याय देना। जो जनहित की याचिका होता है, जन सुनवाई होता है, उसके माध्यम से क्या करता है, न्याय देता है। ठीक, कौन, न्यायपालिका, ये विशेषता हो। अब न्यायपालिका से संबंधित मुख्य अनुच्छेद देखते हैं, विषय और अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147, ठीक। उच्च न्यायालय 214 से 231, उच्च न्यायालय 214 से 231। अधीनस्थ न्यायालय आपका है 233 से 237, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147, उच्च न्यायालय 214 से 231, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है आपका, अब देखिए तीसरा टॉपिक आ गया और लास्ट टॉपिक है नीति निदेशक तत्व, ठीक ना। क्या है आपका, नीति निदेशक तत्व। तो देखो इसको जब नोट्स बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक एक पेज में कवर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत कठिन में बनाया गया है, आपको इस तरीके से बनाया गया है पूरा किताब का निचोड़ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं पूरा किताब छाप दिया जाए, नहीं, ठीक। नोट्स अच्छे से यहाँ पर पीडीएफ के द्वारा बनाया गया है, आपको नोट्स मिल जाएगी, आप बढ़िया से उसको पीडीएफ रिवाइज करते रहिएगा। ओके, नीति निदेशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डीपीएसपी, ठीक ना। और ये जान लीजिए कि ये मुख्य इंपॉर्टेंट और हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। क्यों, अभी आगे बताया जाएगा क्यों पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, यह पूछा जाता है। और एक पॉइंट इसका ये जानते रहिएगा, जो डीपीएसपी है कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक ना, डीपीएसपी। ओके, चलिए परिचय। नीति निदेशक तत्व तो भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। जो नीति निदेशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनका उद्देश्य क्या है, राज्य को ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देश देना। ये कल्याणकारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न घुमा कैसे पूछ देता है, उसमें समझ ही नहीं आता है कि नीति निदेशक तत्व तो है कि मौलिक अधिकार है, ठीक ना, ये घुमा देता है। तो ये शब्द ध्यान से देखते रहिएगा। इनका उद्देश्य क्या है, एक बार मैं इस शब्द को और पढ़ के समझा रहा हूं। राज्य को ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक ना। इसका काम क्या है, किसी भी राज्य है, कोई भी राज्य है, उसको क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य बनाएगा। लेकिन किस तरीके से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से। ओके, चलिए अगला है, ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यानी क्या है, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, कौन, डीपीएसपी, परंतु सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में कार्य करते हैं, ठीक ना। न्यायालय में लागू नहीं है, लेकिन जो सरकार काम करती है उसके मार्गदर्शन में यह सहायता करती है, कौन, डीपीएसपी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डीपीएसपी की मुख्य विशेषता क्या है,
मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ क्योंकि पीछे चला गया वो डीपीएसपी हीडिंग, तो यहाँ कंफ्यूज रहेंगे। मान लीजिए कहीं रोक दिए तो ये कंफ्यूजन किसकी विशेषता, तो डीपीएसपी की विशेषता यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये राज्य के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत है, ये विशेषता हुआ। इनका न्याय प्रवर्तन संभव नहीं है, ठीक ना, अर्थात अदालत में इनकी अवहेलना पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। ठीक ना, आप इसकी कोई भी अवहेलना कर दे तो आप सोचो कि इसका मुकदमा कर दे, अदालत में नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोला गया है कि इनका न्यायिक प्रवर्तन संभव नहीं है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। इनका उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को क्या करना, स्थापित करना। और ये संविधान के भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये विशेषता में हो गया। ठीक ना, अब देखो आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो जो मेंस का पेपर होगा, ठीक ना, या आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में हैं और ऐसा आ गया तो आप आराम से वहां भी लिख लेंगे जब थ्योरी वाला पढ़े रहेंगे। और केवल बहुविकल्पी वाला रटते रहेंगे ना तो हो सकता है आने वाले समय में आपका प्री निकल जाए और वनडे लेवल का एग्जाम जो है, आप देखो 2 दिन हो रहा है, मतलब 2 दिन का मतलब समझ रहे, प्री भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है। ठीक ना, टीचर वाला एग्जाम देख लीजिए जो एलटी आया है, प्री और मेंस होगा तो क्या होगा, मेंस में अगर लिखित हो रहा है तो हो गया ना, तो आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी काम चलेगा, बहुविकल्पी से काम नहीं चलेगा। और थ्योरी पढ़े हैं तो बहुविकल्पी हल कर सकते हैं, और बहुविकल्पी पढ़े हैं तो थ्योरी नहीं लिख सकते, बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण से संबंधित तत्व। ठीक, पहला है तो इसके अंतर्गत क्या है, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका का साधन, किसमें है, अनुच्छेद 39। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका का साधन। दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा है संपत्ति का समान वितरण, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और असमानता का अंत। ये किसमें बोल रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण से संबंधित तत्व में। आगे देखते हैं, आगे दूसरा गांधीवादी सिद्धांत। ठीक ना, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो गांधीवादी सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। तो पंचायत राज की स्थापना अनुच्छेद 40 में। ठीक ना, पंचायत राज की स्थापना अनुच्छेद 40 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, मवेशियों की रक्षा करना, शराब सेवन पर रोक, ठीक, कमजोर वर्गों की उन्नति, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्या गया, पंचायती राज की स्थापना, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, मवेशियों की रक्षा, शराब सेवन पर रोक, कमजोर वर्गों की उन्नति। ठीक, तो प्रश्न ऐसे पूछ देगा, शराब सेवन पर रोक किसका कथन है या किस वाद के अंतर्गत आता है, तो गांधीवादी सिद्धांत। ओके, तीसरा है उदारवादी या आधुनिक सिद्धांत। ठीक ना, क्या, उदारवादी या आधुनिक सिद्धांत। तो देखो, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। ठीक ना, अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक ना, उदारवादी या आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका न कार्यपालिका न विधायिका किसी के अधीन नहीं काम करती, यह स्वतंत्र रहती है। अगला है शिक्षा और संस्कृति का विकास, यानी आपको सही शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आपका सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं, यह किसके अंतर्गत आएगा, उदारवादी या आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब देखो मुख्य अनुच्छेद इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा को बताता है। आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व का अनुपात बताता है, अनुपालन। ठीक, आर्टिकल 38 सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। आर्टिकल 38 में क्या है, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। आर्टिकल 39 में क्या है, नागरिकों के कल्याण के सिद्धांत, नागरिकों के कल्याण के सिद्धांत आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक ना, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में है, 40। ठीक ना, और जैसे क्या होता है, पहले के लोग बिना पढ़े लिखे नेता बन जाते थे, अभी उनसे पूछेंगे ना ग्राम पंचायत की स्थापना किस आर्टिकल में है, नहीं बता पाएंगे। ठीक ना, और हम ही लोग पे राज करेंगे। तो
यही दिक्कत हो जाती है। जो पढ़े लिखे युवा है ना, तो ये जो ये लोग रहते हैं, अगर सही से पढ़े लिखे नहीं है ना, तो सही तरीके से युवाओं की परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे आज का युवा जुलझ रहा है। ठीक ना, तो कहीं न कहीं दिक्कत होगी। इसमें सुधार होना चाहिए कि आज के जो नेता भी हों तो वो भी पढ़े लिखे रहें, जिससे क्या है उनको सब जानकारी रहे। ठीक ना, ऐसा नहीं कि बड़े लेवल का ही नेता, छोटे से ही देखा जाए। ठीक ना, अगर गांव का प्रधान बन रहे हैं तो गांव के प्रधान भी शिक्षित रहे। ठीक ना, उनको सब मालूम रहे। ठीक, ताकि अपने गांव के विकास के बारे में सोच सके। अब वही है कि पुराने वाले सिस्टम पे चले आ रहे हैं कि 10 साल से हैं तो 5 साल और बन जाए। भैया वो सब छोड़ो, विकास अगर सोचना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा आज के युवा को। ठीक, ये आर्टिकल 40 बता रहा है। ओके, मैं नहीं बता रहा हूं, आर्टिकल 40 बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 41 क्या है? रोजगार, शिक्षा और जन सहायता का अधिकार। आर्टिकल 44, अब बोलेंगे सर जी 42 और 43 का गया भाई, 42-43 इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता, इसलिए इसको गायब कर दिया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। और यदि आपको जब क्रम से पूरा रखना है तो आए यहाँ के यहाँ किस लिए आए हैं भाई? आप शॉर्ट तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ने आए हैं ना। किताब तो आप खरीद के पढ़ सकते हैं अगर जब पूरा पढ़ना ही है। ठीक, इम्पोर्टेंट पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है ना, इसीलिए है ना। अगर अब तक टिके हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के टिके हैं ना कि हाँ यहाँ पर क्या है, शॉर्ट तरीके से दिखाया जा रहा है, शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं, किसी में काम बन जाएगा, का कर पूरा पोथी पढ़े। ठीक, इसीलिए टिके है ना, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ दिया गया। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? बाल शिक्षा। ठीक ना, बाल शिक्षा किस आर्टिकल में है? 45 नंबर में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बोलता है पशुधन की रक्षा और सुधार। जो पशुधन है, जो जानवर रखते हैं, उनकी रक्षा और सुधार। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब आप कितने लोग क्या है ऐसे पढ़ेंगे? डीपीएसपी 36 से 51 होगा। चलो ठीक हुआ, 36 से 51 वाह, 36 के बाद और 51 से पहले यानी 51 तक भी ले लो। तो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है वो नहीं जानते रहेंगे, तो पता लगा 44 पूछ लिया। 44 क्या होता है? चलो मान लो ये डीपीएसपी में आएगा, लेकिन इसके बारे में जानना होगा। 47 पूछ लिया, नहीं पता। ठीक, 48 पूछ लिया, नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा? तो ये विकल्प में ऐसे दे देगा, डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 से 51, बस वहीं तक काम आपका खत्म हो गया। और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा डीप लेवल पूछा तो ये हो गया कठिन पूछ लिया। कठिन नहीं पूछता, थोड़ा से घुमा देता है बस। उद्देश्य क्या है? ठीक, डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य राज्यों को ऐसे निर्णय और नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना जो समाज में समानता दिखाए, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना स्थापित करे। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? समाज में समानता हो, न्याय सही ढंग से मिले, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना स्थापित रहे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब संविधान में स्थिति, यानी डीपीएसपी की संविधान में क्या स्थिति है? मौलिक अधिकार। अब आप बोलेंगे मौलिक अधिकार क्या है? इन दोनों से तुलना किया गया, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से तुलना किया गया। जैसे मैं पहले ही बता दिया, मौलिक अधिकार डीपीएसपी में कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं अक्सर लोग। ठीक ना, अगर सही से नहीं पढ़े रहेंगे थ्योरी तो। ठीक, मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले अधिकार है। ठीक ना, मौलिक अधिकार क्या है? नागरिक न्यायालय द्वारा लागू करा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या होगा? सरकार को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन देता है। डीपीएसपी क्या है? मार्गदर्शन देता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले अधिकार है, मतलब उसको लागू कराया जा सकता है संविधान से। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। ठीक ना, क्या? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का अंतर। क्रमांक, ठीक ना,
तो पहला है संविधान का भाग, ठीक ना, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 12 से 35 और नीति निर्देशक में भाग 4 36 से 51 तक, ठीक। दूसरा है स्वरूप, ठीक, और मौलिक अधिकार का स्वरूप क्या है, नकारात्मक स्वरूप है। कैसा है, नकारात्मक स्वरूप, यानी ये राज्य को कुछ न करने का आदेश देते हैं, ठीक ना, ये राज्य को कुछ न करने का आदेश देते हैं, जैसे किसी के अधिकारों का हनन न करने, ठीक है। अब किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना तो यानी कुछ काम ही न करें, ठीक। जबकि ये डीपीएसपी क्या है, कैसा है, सकारात्मक स्वरूप है। डीपीएसपी कैसा है, सकारात्मक स्वरूप, ये राज्य को कुछ करने की प्रेरणा देती है, जैसे समानता, ठीक, लाना, गरीबी मिटाना, ये सब करने के लिए काम करती है। कि ऐसा नहीं कि किसी का मौलिक अधिकार थोड़ा बहुत 19-20 हो जा रहा है, उससे यदि गरीबी हट जा रहा है तो करो, कौन बोलता है, डीपीएसपी। लेकिन मौलिक अधिकार बोलता नहीं भाई कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ करो चाहे ना करो, ठीक ना, लेकिन मौलिक अधिकार बना रहना चाहिए। तो ये इसीलिए नकारात्मक बोलता है। जब कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, जैसे मतलब बैठे हैं, नकारा है यानी नकारात्मक, ओके। चलिए, प्रवर्तन, प्रवर्तन न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। क्या, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। क्या, डीपीएसपी, ठीक, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, नागरिकों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करना। ये किसका काम है, मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। जबकि इसका क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना किसका काम है, डीपीएसपी का, ओके। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति क्या है, ठीक, मूल अधिकार की प्रकृति है कानून रूप से बाध्यकारी, ठीक ना। जो मूल अधिकार होते हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ठीक ना, यानी आपकी नैतिकता क्या है उसको बताता है कौन, डीपीएसपी। मूल स्रोत, ठीक ना, अभी जस्ट पीछे बता दिया। मौलिक अधिकार क्या है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। महत्व, अब देखो ये लोकतांत्रिक राज्य की नींव बनाता है, कौन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, लोकतांत्रिक राज्य की नींव बनाता है। लेकिन जो डीपीएसपी है ये कल्याणकारी राज्य की नींव बनाती है, ठीक ना। इसीलिए मैंने बोला था कल्याणकारी शब्द ध्यान दीजिएगा, कल्याणकारी शब्द है नीति निर्देशक तत्व में जाएगा, ओके। न्यायिक हस्तक्षेप, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालत में जा सकता है, ठीक ना, यानी न्यायिक हस्तक्षेप के अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय में जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय नहीं जा सकते आप। नीति निर्देशक का उल्लंघन हो रहा है तो होने दो, न्यायालय आप नहीं जा सकते, ठीक। अगला है उदाहरण, एग्जाम्पल देखते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये किसमें है, मौलिक अधिकार में। अब डीपीएसपी में देख रहे हैं, सॉरी, समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायत, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, ये किसमें आ गए, डीपीएसपी में, ओके। और संविधान संशोधन में प्राथमिकता, ठीक ना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान संशोधन में प्राथमिकता किस तरीके से रहती है उसको देखते हैं। संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हटाया नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार क्या बोलता है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हटाया नहीं जा सकता है। और डीपीएसपी क्या होता है, संविधान संशोधन द्वारा बदले जा सकते हैं। जो डीपीएसपी है ना, संविधान संशोधन द्वारा बदले जा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार संविधान संशोधन द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो सारांश देखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का, ठीक। मौलिक अधिकार व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। और नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी नीति अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक ना। और दोनों का उद्देश्य समान है, न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज की स्थापना करना, ठीक ना। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व
का उद्देश्य समान है। क्या समान है? न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज की स्थापना करना। ओके, अब एमसीक्यू में कुछ प्रश्न हैं लिए गए हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए, आपका ये रिकॉल भी हो जाए कि कितना पीछे याद है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, अभी बताया, ठीक ना। अगला है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। अगला है क्या नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं, नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, बल्कि मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और लास्ट पेज रहेगा, ठीक ना, और इसी पेज के बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाएगा। ओके, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। ठीक ना, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। ठीक, प्रश्न संख्या 7 है राज्य ग्राम पंचायत की स्थापना करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40। और इस पर मैं थोड़ा सा एक आध मिनट कुछ शब्द भी बताया था, तो ये याद होना चाहिए। राज्य ग्राम पंचायत की बात जब करेगा तो अनुच्छेद 40। ठीक, अगला है 8वां प्रश्न, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। अगला है शराब के सेवन पर रोक, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? गांधीवादी। ठीक ना, देखो प्रश्न पूछ लिया ना, इसलिए आपको ऐसे चार्ट में बढ़िया से बताया गया है। ठीक ना, अगला है 10वां प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय, यानी नीति निर्देशक न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, वही बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय, यानी यह बदलेगा नहीं, लागू नहीं किया जा सकता। ठीक ना, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर ऐसे ही मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।